नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का और प्रहार की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अहमदाबाद में स्कूल में छात्र की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुस्साई भीड़ ने आज भी जमकर बवाल किया। हत्या के विरोध में सड़कों पर लोग उतर आए हैं और सड़क जाम कर दी गई है। दरअसल स्कूल में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 10वीं के छात्र की चाकू मारकर 8वीं के छात्र ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा पूरी तरीके से भड़क रहा है। कल भी स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी और आज भी सड़कों पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। शिकायत ये है, नाराजगी इस बात को लेकर है कि एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की तो की, लेकिन स्कूल प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था, लापरवाही क्यों बरती गई। जिस बच्चे को चाकू मारा गया वो बच्चा जब घायल अवस्था में स्कूल पहुंचा तो सबूत मिटाने की कोशिश की गई। प्रायोरिटी ये क्यों नहीं रखी गई कि बच्चे को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया जाए। एम्बुलेंस का इंतजाम क्यों नहीं किया। क्या स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमानी की? क्या स्कूल प्रशासन ने इस घटना को छिपाने की कोशिश की? ये वो तमाम सवाल हैं जो पेरेंट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में एबीवीपी, एनएसयूआई, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कूद पड़े हैं। वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पर भारी बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार लोगों को कंट्रोल करने में जुटी हुई है, लेकिन ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बवाल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पेरेंट्स की मांग ये है कि आरोपी छात्र पर कार्रवाई के साथ साथ जो स्कूल प्रशासन है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल के प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए, ओनर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार स्कूल में एक बच्चा कैसे हथियार लेकर पहुंच गया, एक बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया, वो बच्चा घायल अवस्था में स्कूल गया तो उसे स्कूल में मेडिकल हेल्प मुहैया क्यों नहीं करवाई गई, उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया। इन तमाम बातों को लेकर अब नाराजगी सड़कों पर है और सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल किया जा रहा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हिंदू छात्र की हत्या पर ये जो गुस्सा है वो भड़का है। अहमदाबाद में आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। स्कूल के सामने लोग इकट्ठा होकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कूल के सामने इकट्ठा होकर लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कल तो स्कूल में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। निर्णय, बताइए आज फिर इतना हंगामा कैसे भड़क गया? क्यों लोग अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं? क्या मांग है उनकी? देखिए, कल जिस प्रकार से ये घटना सामने आई थी उसके बाद बजरंग दल, वीएचपी और एबीवीपी ने बंद का कॉल दिया था और इसके अलावा एनएसयूआई के जो छात्र थे उन्होंने आज यहाँ पे स्कूल का घेराव करके तालाबंदी का ऐलान किया था। मैं आपको बता दूं, अभी भी यहाँ पे काफ़ी एनएसयूआई के छात्रों को खदेड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अभी भी बड़ी संख्या में एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो मौजूद हैं और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा। आप अभी भी देख सकते हैं कि उनको डिटेन करके यहाँ से भेजा जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, क्योंकि कल जिस प्रकार की घटना हुई थी उस दौरान आपने देखा होगा कि स्कूल में काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, स्कूल में काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस जो है एनएसयूआई के ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनको यहाँ से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्कूल पे भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया है यहाँ पे, और इस वजह से कि कल जिस प्रकार की घटनाएं हुई थी स्कूल की बिल्डिंग को एटलीस्ट डैमेज ना पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो रोष है वो स्कूल प्रशासन के सामने ही है, क्योंकि ये ऐसा मानना है और जांच में भी कमोबेश ये बातें अब सामने आ रही हैं कि स्कूल की तरफ से काफ़ी लापरवाही बरती गई इस मामले को कल डील करने में। बल्कि आपको बता दूं कि ये घटनाक्रम जो है पिछले 7 दिनों से चल रहा था। इन विद्यार्थियों के बीच में पिछले 7 दिनों से बवाल चल रही थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने ना तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और ना ही इसके बारे में कोई कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ गया और एक 10वीं क्लास के बच्चे की जान चली गई इस मामले में। और उसके बाद जब यहाँ बाहर उस पर हमला होता है और वो लड़का दौड़ के स्कूल के अंदर आता है, तब भी उसके ऊपर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए स्कूल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आधे घंटे स्कूल की भूमिका साफ तौर पर सवालों के घेरे में है। स्कूल की लापरवाही ने एक बच्चे की जान कैसे ले ली वो ये घटनाक्रम बता रहा है। अभी जो कार्रवाई हो रही है उसके मुताबिक आप बताइए कि क्या स्कूल प्रशासन पर भी कोई कठोर कार्रवाई करने की तैयारी है कि नहीं?
बिल्कुल, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आ चुका है। तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है उसके द्वारा, क्योंकि कई तरह के संगीन आरोप और भी लगे हैं स्कूल की फंक्शनिंग को लेकर के। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो गई है। ये स्कूल जो है ये माइनॉरिटी ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो कि एक क्रिश्चियन ट्रस्ट है उसके द्वारा चलाया जाता है। मरने वाला लड़का जो है वो हिंदू है और जो अटैक करने वाला लड़का है वो मुस्लिम है। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिससे इस वक्त प्रशासन को डील करना पड़ रहा है। और इसीलिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सभी एस्पेक्ट्स की जांच कर रही है, क्योंकि ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो मेजॉरिटी सेक्शन के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको उनके राइट्स को भी फॉलो नहीं करने दिया जाता था स्कूल की तरफ से। तो तमाम पहलू जो हैं उसकी जांच की जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो क्रिमिनल एंगल है हत्या की जो घटना है उसको लेकर के, उसमें स्कूल की लापरवाही किस हद तक की है इसको फिक्स करने के लिए भी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच द्वारा अब की जा रही है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी संलग्न लोग हैं स्कूल अथॉरिटी से रिलेटेड भी, उन सबको जो है जांच के दायरे में रखा गया है और उनके रोल की जो असेसमेंट है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और उसके बाद तय किया जाएगा कि स्कूल किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है और उसके अकॉर्डिंग स्कूल के ऊपर पीनल एक्शन लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, स्कूल पर एक्शन लेने की जरूरत है, इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि बड़ी बड़ी फीस, मोटी मोटी फीस वसूली जाती है अभिभावकों से, और उस फीस वसूलने के बावजूद भी अगर बच्चे स्कूल के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर स्कूल प्रशासन कर क्या रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक की बात करूं तो 2 पक्ष यहां पर नजर आते हैं हमें। पेरेंट्स हैं जो लगातार अपनी बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं, पुलिसिया कार्रवाई है जिसमें दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। तीसरा पक्ष जो है स्कूल का, वो कहां है निर्णय? क्या स्कूल प्रशासन ने कोई वक्तव्य दिया है, कोई बयान दिया है या बातचीत करने की कोशिश की है पेरेंट्स से? देखिए, कल जब कुछ पेरेंट्स यहाँ इनिशियली पहुंचे थे तब स्कूल की तरफ से उन्हें एक्सप्लेन किया गया था कि ये घटना जो है वो स्कूल के बाहर घटी थी, स्कूल का समय पूरा होने के बाद, और स्कूल को पता नहीं था। ये कुछ तर्क जो थे वो स्कूल की तरफ से दिए गए थे। अभी तक ऑफिशियली कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो भूमिका स्कूल की निकल करके आ रही है वो ये है कि जब लड़के के ऊपर अटैक हुआ, भले ही बाहर यहाँ पे हुआ, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आ गया और वो लहूलुहान था, उस वक्त उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं की गई। और दूसरा कि सीसीटीवी फुटेजेस की जब एनालिसिस की जा रही है तो उसमें भी ये बात स्पष्ट दिख रही है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर पहुंचा है तब स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया इमीडिएटली। आधे घंटे तक वो लड़का वहीं पड़ा रहा और उसके बाद उसे एक रिक्शा में ले जाया गया हॉस्पिटल में नज़दीक के, तब भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी लापरवाही और उसके बाद पूरे मामले की लीपापोती, ये जो है कहीं ना कहीं स्कूल के जो इंटेंट्स हैं उसको शक के दायरे में ले आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको निर्णय बीच में रोक रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि लोकसभा से आ रही है, जहां विपक्ष जबरदस्त बवाल कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में मौजूद हैं। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। मानसून सत्र के पहले दिन से ही लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, पहले ऑपरेशन सिंदूर पर, फिर SIR पर नारेबाजी हो रही है। जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति
और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन भी करना चाहिए, ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत के लिए, वंदे मातरम की धुन के लिए कुछ देर खड़े हों। भारत माता की। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दी गई है। यानी मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी आज विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की परंपरा नहीं है। सदन में लगातार गतिरोध बना रहा, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता था और सरकार के जवाब देने के बाद एसआईआर का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा होता रहा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। मदरसा शिक्षकों ने नीतीश के सामने हंगामा किया। सीएम नीतीश को ज्ञापन देना चाहते थे मदरसा शिक्षक। ये तस्वीर उसी वक्त की है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो मदरसा के जो शिक्षक हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उन्हें रोका गया तो हंगामा शुरू हो गया। उनके हाथ में कुछ ज्ञापन था, कुछ शिकायतें थी। ये शिक्षक की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहते थे। नीतीश कुमार स्टेज पर आपको नजर आ रहे हैं, मंच पर आपको नजर आ रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ। वो आगे भी बढ़ते हैं इस हंगामे को देखते हुए, लेकिन जबरदस्त जो हंगामा है पटना में नीतीश कुमार के प्रोग्राम में वो देखने को मिला है। नेता को धन्यवाद जो नेता ने बिहार में
तो ये तस्वीर आप देखिए, ये पटना में कार्यक्रम की तस्वीर है। इस तस्वीर में जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य हैं वो कार्यक्रम में पहुंचे। कुछ ज्ञापन है जो वो सीएम को सौंपना चाहते हैं। जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं वो उनको रोकते हैं, ज्ञापन देने से रोक नहीं रहे, लेकिन एक साथ सीएम की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन इसी बीच हंगामा होने लगता है, सीएम आगे बढ़ते हैं और फिर एक जो ज्ञापन है वो सीएम के हाथ में पकड़ा दिया जाता है उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। तो प्रहार में बिहार के दंगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में इस वक्त राहुल गांधी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन के पक्ष में लहर बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 5वां दिन है। यात्रा की आज शुरुआत शेखपुरा से हुई है, लेकिन राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हुए। शेखपुरा में तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा को लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ी ही देर में बिहार के लिए रवाना होंगे, क्योंकि आज राहुल गांधी इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के नॉमिनेशन में शामिल हुए थे। इसीलिए अभी शेखपुरा से जिस यात्रा की शुरुआत हुई है उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं है। आपको जानकारी दे दें, राहुल आज शाम में लखीसराय में वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे, यानी 2 दिन के लिए वो दिल्ली वापस जरूर आए। मौका था उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नॉमिनेशन करवाना, लेकिन आज फिर बिहार वापस लौट जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा से जबरदस्त माहौल इंडिया ब्लॉक के समर्थन में बना हुआ है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को आज उनकी गैर मौजूदगी में शेखपुरा में तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोनों लीडर्स पर जबरदस्त अटैक किया। गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल और तेजस्वी पर केस दर्ज करने की उन्होंने मांग की है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 65 लाख में 65,000 भी वोट नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब जिसका वोट उन्होंने काटा है या तो मृत है या दोहरा है या नाजायज है, ये साबित करें। और इसी साबित करने में ये दोनों युवराज को मैं कहूँगा चुनाव आयोग से कि अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं इन पर केस करके जेल भेजिए। नकली गांधी नकली संविधान लेकर के और नकली वोट का हिसाब लेकर के इनको तो माफी मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। एक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में माँ बेचारी तो पसीना छूट गया। उनकी माँ, जिस आदमी को 90 बार ये चुनाव हार चुके हैं इनके नेतृत्व में, 90 बार बाय इलेक्शन से लेकर के जनरल इलेक्शन में 90 बार राहुल गांधी हार चुके हैं। अब बिहार के धृतराष्ट्र लालू यादव गए थे शेरशाह की मकबरा के पास। तो सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू ने भी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर हमला बोला है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति लंबी नहीं चलती। प्रोपेगेंडा के बल पर राजनीति की गाड़ी लंबे समय तक राहुल जी की नहीं खींच सकती है। रणनीति में उन्हें बदलाव करना होगा और जन भावनाओं की अगर पकड़ नहीं होगी, लोग क्या चाहते हैं, क्यों कांग्रेस को लोगों ने नकारा, ये अगर नहीं समझेंगे तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी को फिर से मुख्य धारा में मजबूती के साथ ला पाना उनके नेतृत्व में कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है प्रहार में, उसी की बात करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां मोहन यादव सरकार का बुलडोजर टॉप गियर में दौड़ रहा है। भोपाल के आनंदपुर में प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर कुख्यात मछली परिवार ने 3 मंजिला कोठी बनाई है, जिसे आज जमींदोज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके शारिक अहमद उर्फ मछली, सोहेल अहमद, शफीक अहमद ने कोठी बना रखी है। इससे पहले उनके खिलाफ 30 जुलाई को 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला था। मछली परिवार पर ड्रग तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हें अपनी शिकस्त में लेने के बाद लगातार अब उनकी जो अवैध तरीके से जुटाई गई प्रॉपर्टी है उस पर भी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। लगातार करोड़ों की संपत्ति को बुलडोजर के जरिए ढाया जा रहा है। अब सरकारी जमीन पर बनी 3 मंजिला कोठी पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। पूरे इलाके को जमींदोज
किया जा रहा है, उस कोठी को तोड़ा जा रहा है। तो मोहन यादव सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। मछली परिवार की कोठी है जिस पर ये बुलडोजर चल रहा है और ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई, जो कि 3 मंजिला आलीशान कोठी है। शारिक अहमद उर्फ मछली सोहेल शफीक, इनका ये घर है। 30 जुलाई को 200 करोड़ की प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाया गया था। यानी मछली परिवार की एक अवैध संपत्ति पर इस वक्त सरकार की नजर है और वहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले 200 करोड़ की संपत्ति को जमींदोज किया जा चुका है और अब ये आलीशान सी दिखने वाली जो 3 मंजिला कोठी है, इस पर भी बुलडोजर एक्शन मोहन यादव सरकार का शुरू हो चुका है। दरअसल ड्रग्स के मामले में ये परिवार सुर्खियों में आया। महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप भी इस परिवार पर लगे, जिसके बाद अब इनकी अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर भी बुलडोजर चल रहा है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, बताइए क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं मोहन यादव सरकार का जो बुलडोजर सख्त एक्शन शुरू होने वाला है, उसकी तैनाती उन बुलडोजर्स की हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में रहवासियों के साथ पुलिस मौजूद और ये वो तिमंजिला कोठी है, तकरीबन 22 करोड़ की लागत से बनी बताई जा रही है इस जमीन पर, जो पूरी तरीके से सरकारी थी। कुछ ही देर बाद मोहन यादव सरकार का पीला पंजा इस कोठी को ध्वस्त करने वाला है, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने वाला है। बीते 23 दिन पहले मछली परिवार जो इस इलाके का कहा जाता है, उसकी अवैध संपत्ति तकरीबन 200 करोड़ की अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चला था। ड्रग माफियाओं पर चल रही सबसे बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की थी। तस्वीरें आपको इस तिमंजिला कोठी की आपको दिखाता हूं। ये पूरी तरीके से सरकारी जमीन पर बनी है। इसका पॉश पार्क देखिए, ये पूरा पार्क है। आमतौर पर ये दिखाने के लिए बच्चों को हमें किसी पार्क में जाना पड़ता था, लेकिन ये इस परिवार का पार्क है। दूर पे आपको दिखाई दे रही है, ये बीते 23 दिन पहले जब यहाँ की बाउंड्री तोड़ी गई थी उसका नजारा है। यहां से ये देखिए 3 मंजिला ये कोठी कुछ ही समय बाद यहां पर ध्वस्त होने वाली है। पुलिस इस वक्त लगातार बातचीत कर रही है। जो दूसरा पक्ष है मछली परिवार का, वो यहां पर मौजूद है। नाराजगी है, लोगों में भी नाराजगी है। मैं आपको बता दूं कि 18 जुलाई को यासीन मछली और शावर मछली नाम के 2 बड़े ड्रग पैडलर्स को सरकार ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार कार्रवाई में चिन्हित किया गया उस परिवार के तमाम ऐसे लोग जिनकी संपत्तियां हैं। यही वजह थी कि 30 जुलाई को मोहन यादव सरकार ने सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का एक्शन लेते हुए 200 करोड़ के न केवल कारखाने, मदरसा, वेयर हाउस और फार्म हाउस पर जो है उस पर अपना पीला पंजा चलाया था। तस्वीरें देख सकते हैं, आखिरी बचा हुआ कुछ सामान यहां पर निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहां पर छावनी के तौर पर मौजूद है, लेकिन यहां के जो लोग हैं उनको नाराजगी भी है। उनकी नाराजगी और हम बात भी कर लेते हैं। क्या दिक्कत है आपको? सरकार कह रही है अवैध बना हुआ है पूरी तरीके से। सर 40-50 साल होगा, 40 साल होगा रहते हुए यहाँ पे हमें। आप देख रहे हैं मैं बुजुर्ग हूँ, है ना। जो सच्चाई है जो वो पर सरकार कह रही है आपका जो ये घर था ये अवैध जमीन पर बना है, सरकारी कागज है उनके। नहीं, अवैध जगह पे नहीं है, ये तो पुराना बना हुआ है सर। हम लोगों का पुराना बना हुआ है। 40 साल होगा हम लोग को यहाँ पे रहते हुए। ये उनके वकील भी यहाँ पर मौजूद है। आप मछली परिवार के वकील? जी, ये खुशहालम अली नाम है मेरा। जी। तो ये सरकार का तो कहना है पूरी तरीके से अवैध बना हुआ है, चाहे वो 6 संपत्तियां थी, इसे तोड़ने की कार्रवाई चल रही। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है मीडिया काफी पढ़ी लिखी समझदार हो गई है। ठीक है, आप खुद शासन से कहना एक नोटिस रिसीविंग दिखा दो हमें। नोटिस का ये कहना है प्रशासन का, अगर ये खुद का मकान हो तो नोटिस दिखाया जाएगा, क्योंकि अवैध जमीन पर बना हुआ है, ऐसी बात चल रही है। जी आप बताइए। अवैध जमीन पे बना हुआ है, गलत। ये सरकारी भूमि है? बिल्कुल सरकारी भूमि, पूरा शहर सरकारी भूमि है। ये सरकारी भूमि है कि नहीं? बिल्कुल सरकारी भूमि। कोई अतिक्रमण नहीं हुआ अगर सरकारी भूमि पर किसी ने मंजिला मकान बनाया है तो? बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डिसाइड शासन करेगा या कोर्ट करेगी। आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करोगे नहीं करोगे? आप हाई कोर्ट में हलफनामा देते हो कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करेंगे, और कोई पालन नहीं किया था। एक नोटिस, जिस पक्ष पर कार्रवाई हो रही है उसकी नाराजगी भी समझ में आती है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है तो कार्रवाई होना जरूरी है। शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।